टू इजी इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, और लास्ट हम टॉपिक कवर करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो उसमें ये काफी यूज होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सो हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट? फर्स्ट जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में कि नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। किसी पर्सन को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट के बोल सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट बोल सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन आती है ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर 1 और मोर देन अ ईयर। कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट अगर हम किसी को कहते हैं, किसी पर्सन को कहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट को हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट बोलने की फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो ऑर्डिनरी रिजाइड करना चाहिए, रहना चाहिए उस कंट्री के अंदर 1 और मोर देन अ ईयर के लिए, 1 साल या 1 से साल से ज्यादा के लिए वो उस कंट्री में रह रहा है, तो उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन कहती है कि हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन लाइज इन दैट कंट्री। जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइक वो वहाँ पे अर्न करना चाहिए, उसकी वो वहाँ पे स्पेंड करता है, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, ये सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके उसी कंट्री में लाई करने चाहिए। तो दो कंडीशन क्या हो जाती हैं कि सबसे पहला वो 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए उस कंट्री में रहता है, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है। तो ये 3 चीजें हमें पता चली है नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। फर्स्ट इज वो पर्सन हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दूसरी चीज कि वो ऑर्डिनरी रिजाइड करना चाहिए फॉर 1 और मोर देन अ ईयर, और थर्ड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन है जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है, तो सबसे पहले आता है इंडिया में रहने वाले उसके सिटीजन्स। तो जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो उस कंट्री में रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, इसलिए वो उसके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। सेकंड, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री, यानी दूसरी कंट्री से के जो सिटीजन्स हैं, जो नॉन सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो नॉर्मली रिजाइड इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। यानी वो हैं तो नॉन सिटीजन्स, वो बाहर किसी दूसरी कंट्री से के सिटीजन्स हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश में 1 या 1 से ज्यादा साल से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसीलिए वो नॉन सिटीजन्स हमारे देश के, इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। इसी तरह से फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया एंड दे आर वर्किंग इन इट फॉर 1 और मोर देन अ ईयर। कोई भी फॉरेन सिटीजन है, वो हमारे देश के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में वो काम करता है और वो हमारे इंडिया के अंदर वो 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए रह रहा है, तो वो फॉरेन सिटीजन भी हमारा इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हम नॉर्मल रेजिडेंट में से क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, यानी किस किस को हम नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आता है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट टू इंडिया फॉर हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, किसी भी पर्पज से, कह लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, हॉलीडेज मनाने के लिए आ रहे हैं, या स्पोर्ट्स के लिए आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग 1 साल से कम टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं इन सब पर्पज के लिए, तो इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के नहीं कहलाएंगे। Second है foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of armed forces of a foreign country located in India। तो किसी भी इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी आता है, कोई ऑफिशियल्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स आते हैं फॉरेन कंट्री से, तो जो हमारे इंडिया के अंदर उनके लोकेटेड ऑफिसेज हैं उसमें आते हैं, बट फॉर लेस देन अ ईयर, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। थर्ड आता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। कोई भी क्रू मेंबर है फॉरेन वेसल का, कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं या सीजनल वर्कर्स हैं जो 1 साल से कम समय के लिए इंडिया में आकर रहते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
बॉर्डर वर्कर्स में क्या आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया और किसी और कंट्री के बॉर्डर पर रहते हैं और उनका जो काम है वो दूसरी कंट्री में होता है, तो वो मॉर्निंग में उस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वहां पे काम करते हैं और इवनिंग में वो वापस बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बॉर्डर वर्कर्स जो लेस देन अ ईयर के लिए वो वहां पे काम करते हैं, उनका सुबह शाम का काम होता है, मॉर्निंग में बॉर्डर क्रॉस करना है, शाम को वापस अपने इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आ जाना है, तो उन्हें हम रेजिडेंट इंडिया का नहीं मानेंगे। उन्हें वहां का रेजिडेंट नहीं मानेंगे, वहां का रेजिडेंट नहीं मानेंगे जहाँ पे वो काम करते हैं, बल्कि उन्हें रेजिडेंट मानेंगे वहां का जहाँ वो रहते हैं। तो अभी हमने बात की थी नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, किसको नॉर्मल रेजिडेंट में शामिल किया जाएगा, किसको नॉर्मल रेजिडेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंसेप्ट हमने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो लिंक करता है नेशनल इनकम से। नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है वो एक नेशनल कंसेप्ट होता है, यानी नॉर्मल रेजिडेंट जो भी फैक्टर इनकम अर्न करता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम के बारे में करते हैं। सम ऑफ द ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम क्या है? जो भी फैक्टर इनकम, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी किसने? रेजिडेंट ने। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है, फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है बाय ओनली रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये जब हमने इससे पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में किया था, तो डोमेस्टिक इनकम ये कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाने वाली फैक्टर इनकम, चाहे वो रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाए, चाहे वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाए, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। लेकिन जब नेशनल इनकम का कंसेप्ट आता है तो नेशनल इनकम के अंदर हम नॉन रेजिडेंट की इनकम को शामिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की इनकम को शामिल करते हैं। तो रेजिडेंट ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। साथ साथ में income earned can be within the domestic territory or outside the domestic territory of that country। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो डोमेस्टिक टेरिटरी के इनकम को देखते हैं, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर वो इनकम जो एक रेजिडेंट अर्न कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जा रही है या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न की जा रही है, दोनों को ही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। बस कंडीशन ये है कि रेजिडेंट अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट की इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता। आई होप आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम में हमने ये किया था कि एक रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न करता है या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी जो अर्न करता है फैक्टर इनकम, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी वो अर्न करेगा वो तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल हो जाएगी, लेकिन जो वो अर्निंग फैक्टर अर्निंग वो बाहर से अर्न करके लेकर आता है इंडिया के अंदर, उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही हो जाता है, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे नेशनल इनकम के, तो इसका यूज होता है उसके अंदर, तो इसको क्लियर कर लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसे कहते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम अवर कंट्री। अब क्या होता है कि एक आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर के थ्रू कुछ समझाया हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक पर्सन है इंडिया का और एक जापान का यहाँ पे पर्सन दिखा रखा है। एक इंडियन पर्सन यहाँ पे शो किया गया है, एक जापानीज पर्सन यहाँ पे शो किया गया है। तो इंडिया का जो पर्सन है ये जापान में जाता है, वहां से अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वहां से कुछ फैक्टर इनकम अर्न करके अपने इंडिया वापस आता है। तो जो इनकम फैक्टर इनकम वो बाहर से अर्न करके इंडिया में वापस लेकर आ रहा है, उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से फॉरेनर्स भी हैं, कई बाहर की कंट्री के लोग हैं जो हमारे देश में आते हैं और अर्निंग करके लेके जाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई जापानीज पर्सन हमारे इंडिया के अंदर आता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फिर वहां से फैक्टर इनकम हमारे इंडिया से लेकर वापस अपनी कंट्री में जाता है, तो इसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ फ्रॉम और टू का डिफरेंस होता है।
इंडिया का पर्सन बाहर जाके जो अर्न करके लेकर आएगा तो वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और बाहर की कंट्री का कोई पर्सन इंडिया में आएगा और अर्न करके लेके जाएगा तो उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जितना हम बाहर से अर्न करके लेकर आए हैं और जितना कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश से अर्न करके लेके गया है, इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अमाउंट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। अभी हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में किया था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमारे देश के कुछ रेजिडेंट हैं जो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में 1 साल से कम समय के लिए वहाँ काम करके वहाँ से अर्निंग करके लेकर आते हैं, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। और इसी तरह से फॉरेनर्स हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स हैं जो हमारे देश में आते हैं और यहाँ पे 1 साल से कम काम करते हैं और यहाँ से अर्निंग करके लेके जाते हैं। तो इसके डिफरेंस को, दोनों तरह के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के डिफरेंस को, जो हमारे यहाँ से कमा के लेके गए या हमारे इंडियन रेजिडेंट बाहर से विदेशों से कमा के लेकर आए हैं, इसके डिफरेंस को नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहा जाता है। नेक्स्ट, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कोई हमारे इंडियन रेजिडेंट का अगर किसी भी तरह से उनको इनकम रिसीव होती है इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड, या फिर कोई फॉरेन रेजिडेंट है जिसका कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर इंडिया के अंदर है और उसको रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में कुछ इनकम रिसीव होती है, उसके डिफरेंस को हम नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। थर्ड आता है नेट अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। किसी भी कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है उसे रिटेन अर्निंग बोला जाता है। तो हमारी इंडियन रेजिडेंट का कोई कंपनी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री है, तो वहाँ पे अगर कोई उसकी रिटेन्ड अर्निंग है या फिर किसी फॉरेन कंपनी की ब्रांच हमारे इंडिया के अंदर है उसकी कोई रिटेन अर्निंग है, तो ऐसी रिटेन अर्निंग के डिफरेंस को हम नेट रिटेन अर्निंग बोलेंगे। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं NFIA के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। ना हाउ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू NFIA, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो अभी हमने डोमेस्टिक इनकम के बारे में किया, नेक्स्ट हमने नेशनल इनकम के बारे में किया। डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने ये किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम अर्न की जाती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। लेकिन जब हम बाहर से भी कोई इनकम अर्न करके लेकर आते हैं, विदेशों से इनकम अर्न करके लेकर आते हैं, जिसको हम NFIA का नाम देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का नाम देते हैं, वही नेट NFIA जब हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के अंदर डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है। और इसी तरह से अगर हमें नेशनल इनकम के बारे में अमाउंट दे रखा है उसमें से हम NFIA को माइनस कर देते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। So basically, NFIA is the difference between national income and domestic income. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NFIA का कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में अभी आपको बताया था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें शामिल होता है। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉफिट अर्न्ड बाय SBI ब्रांच लोकेटेड इन इंग्लैंड। तो SBI इज एन इंडियन बैंक ब्रांच, इंडियन बैंक। SBI is a Indian bank। तो प्रॉफिट अर्न बाय SBI ब्रांच लोकेटेड इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में वो SBI की ब्रांच है तो वो रेजिडेंट की हमारे इंडियन रेजिडेंट की बैंक है वो वहाँ पर। तो वहाँ पे जो उस ब्रांच ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट, दैट इज रिलेटेड टू द रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तरह शामिल किया जाएगा। दूसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो वो है प्रॉफिट अर्न बाय अमेरिकन बैंक लोकेटेड इन इंडिया। अब ये जो अमेरिकन बैंक है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, लेकिन ये जो अमेरिकन बैंक है
the owner is not the resident, this institution is not the normal resident of India. तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट तो है नहीं, तो इस अमेरिकन बैंक को जब हम इंडिया का रेजिडेंट नहीं मानेंगे तो इसके द्वारा अर्न की गई किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट को हम अपनी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की तरह माइनस कर दिया जाता है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्लस करते हैं, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हमेशा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल थे जिसके बारे में हमने किया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे, अब हम कुछ कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल इनकम, कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि किसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा और किसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी लोकेटेड इन अमेरिका। अब एक इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडियन कंपनी जो लोकेटेड है अमेरिका के अंदर और वहाँ पे वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो एक रेजिडेंट की प्रॉफिट है, इंडियन रेजिडेंट का प्रॉफिट है, तो ये एक हमारी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। तो आंसर विल बी यस। तो बेसिकली हमें नेशनल इनकम में ये देखना होता है कि ये जो अर्निंग हो रही है, जो इनकम हो रही है, फैक्टर इनकम जो अर्न की जा रही है, ये एक इंडियन रेजिडेंट के द्वारा यानी अपनी कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई है, तो वो नेशनल इनकम में शामिल की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फॉर हिज बिल्डिंग इन इंडिया। अब एक ये फॉरेनर है जिसकी एक बिल्डिंग है इंडिया के अंदर और उसको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये जो बिल्डिंग है दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दैट फॉरेनर इज नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये एक नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट की किसी भी तरह की कोई फैक्टर इनकम को हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। सो आंसर विल बी नो। थर्ड हम बात करते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। अब एक चाइनीज एम्बेसी है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। अब चाइनीज एम्बेसी होगी तो वो चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, नेशनल इनकम की। तो सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। अब ये सैलरी किसको मिल रही है, ये इंडियन रेजिडेंट को मिल रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वो रेजिडेंट की ही इनकम के बारे में यहाँ पे देखना है। तो ये जो सैलरी रिसीव हो रही है ये इंडियन रेजिडेंट को रिसीव हो रही है, चाहे वो चाइनीज एम्बेसी से रिसीव हो रही है यानी आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी रिसीव हो रही है, फिर भी इसे हम एज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तरह नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। सो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट है हमारा, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ सिटी बैंक लोकेटेड इन इंडिया। अब ये सिटी बैंक है, ये फॉरेनर बैंक है, फॉरेन बैंक है। अब ये सिटी बैंक है, ये फॉरेन बैंक है जो कि लोकेटेड है इंडिया के अंदर। तो प्रॉफिट अर्न बाय सिटी बैंक इज अ प्रॉफिट विच इज अर्न बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट की इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की तरह इसको माइनस कर दिया जाएगा, इसको इसमें से हटा दिया जाएगा। सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो कोई भी नेशनल इनकम का अगर आप टॉपिक उठाएंगे तो इसमें ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है ये वाली पॉइंट। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस आता है, फैक्टर इनकम इट इज एन इनकम अर्न्ड बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। तो किसी के पास भी अगर किसी तरह का कोई फैक्टर है, 4 तरह के फैक्टर आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन चारों में से किसी भी तरह की फैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले में जो भी इनकम रिसीव होती है, जो भी इनकम एक्चुअली अर्न की जाती है, उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन किसी भी तरह की इनकम, ट्रांसफर इनकम की अगर हम बात करते हैं, किसी भी तरह की इनकम जो अर्न ना की गई हो यानी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, आपको सिर्फ रिसीव हुई है, ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फैक्टर इनकम इज अ इनकम विच इज अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर इनकम इज अ इनकम विच इज रिसीव्ड without providing any good or service.
सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कंसेप्ट। यहाँ पे अर्न किया गया है, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया है, तब जाके हमें ये इनकम मिली है, सो इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। लेकिन ट्रांसफर इनकम में किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, कोई गुड प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए ये सिर्फ एक रिसीट कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट है, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो किसी भी तरह की फैक्टर इनकम, अगर जो भी अभी हमने किया था, नेशनल इनकम के अंदर सभी प्रकार के फैक्टर्स को मिलने वाली इनकम को शामिल किया जाता है, तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम इज नॉट एन अर्निंग कंसेप्ट। ये कोई अर्न नहीं की गई है, इसके बदले में कोई सर्विस या गुड प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट है, फैक्टर इनकम इज अ बायलेटरल इनकम। बायलेटरल इनकम मींस आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है और बदले में आपको इनकम मिली है। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या है, इट इज अ यूनिलेटरल इनकम, एक तरफा आय है ये, यानी आपने कोई सर्विस नहीं दी, कोई गुड नहीं दी, बस आपको इनकम रिसीव हो गई है, तो ये यूनिलेटरल इनकम है। और जबकि फैक्टर इनकम क्या है, बायलेटरल इनकम होती है। लास्ट है, इसमें डिफरेंस में हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो फैक्टर इनकम में 4 तरह के फैक्टर्स हैं और चारों को मिलने वाला जो भी उनकी इनकम होती है, लाइक लेबर को वेजेस मिलते हैं, लैंड को रेंट मिलता है, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये सारी जो फैक्टर इनकम है, इसको हम इसके एग्जांपल में ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या आता है, वन साइडेड इनकम होती है, यूनिलेटरल इनकम होती है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो इसके एग्जांपल क्या आ जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, या ओल्ड एज पेंशन, किसी की भी अगर 60 ईयर से अबव एज हो जाती है, 60 ईयर एंड 60 ईयर से अबव एज हो जाती है, तो उसको ओल्ड एज पेंशन मिलने लग जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलने लग जाता है। तो इस तरह की कुछ इनकम जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड रिसीव होती है, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है लाइक प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स, जो एक तरह से मार्केट प्राइस को इंक्रीज करता है, किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स किसी तरह से कस्टमर से वसूल किया जाता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये मार्केट प्राइस, किसी जो भी प्रोडक्शन किया गया है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्लस ये टैक्स लगा दिया जाता है, तो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट चाहती है कि कोई कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको मार्केट में इतनी ज्यादा कीमत पे ना बेचा जाए, तो उसकी प्राइस को, मार्केट प्राइस को कम करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट्स या कुछ ग्रांट या कुछ अमाउंट के रूप में सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू प्रोड्यूसर, ताकि वो मार्केट प्राइस को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं और सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम कर देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से इसी तरह से सब्सिडी को अगर माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ यूज होता है, नेक्स्ट हमने दिखा रखा है यहाँ पे। मार्केट प्राइस को अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो जितना फैक्टर प्राइस है, फैक्टर प्राइस मतलब जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, फैक्टर्स का यूज किया है और उन फैक्टर्स को इनकम प्रोवाइड की है, उनको पेमेंट की है, वो फैक्टर प्राइस है। तो वो कॉस्ट जो आपकी लगी है, जो फैक्टर कॉस्ट आपकी लगी है, प्लस उसके अंदर आपने जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को आपने जोड़ा और सब्सिडी को आपने उसमें से माइनस किया, यानी एक तरह से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें प्लस कर दिया, तो जो अमाउंट आपका आएगा वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपको फैक्टर प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो इसी मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो फैक्टर प्राइस आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।